नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मिस्टर सर का यूट्यूब चैनल जो आपके लिए एनडीए संबंधित वीडियो लेक्चर्स एंड क्वेश्चन सेशंस लेकर आता है। ये हमारा एडवर्ब का दूसरा लेक्चर होगा। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गो एंड डू चेक इट आउट। आज के जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें एडवर्ब क्या होता है और उसके कुछ बेसिक यूजेस हमने देखे थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन ऑर्डर टू कीप गेटिंग सच वैल्यूएबल कंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा जो अगला है वो है सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल और नथिंग। चलिए शुरू करते हैं। मतलब क्या होता है इनका वन बाय वन हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। देखिए, सेल्डम का मतलब होता है बहुत दिनों में कभी एक बार, मुश्किल से होने वाला, मुश्किल से होने वाला। और नेवर का मतलब क्या होता है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो अगर इसको मैं सेंटेंस के रूप में यूज करना चाहता हूं तो इसको मैं ऐसे करूंगा, ही सेल्डम और नेवर रीचेज इन क्लास ऑन टाइम। दूसरा सेंटेंस में अगर इसको बनाना चाहो तो मैं ऐसे करूंगा कि ही सेल्डम इफ एवर रीचेज इन क्लास ऑन टाइम। अब देखिए हमारे यहाँ जो सेंटेंस बना है इसका पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं, तो फिर हम लोग सेल्डम और एवर और सेल्डम इफ एवर पे बाद में डिटेल में चर्चा करें। सबसे पहले देखिए, सेल्डम का मतलब है बहुत मुश्किल से कभी एक बार होने वाला और नेवर का मतलब है कभी नहीं। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आएगा? इस सेंटेंस का मतलब ये होगा कि वो बहुत मुश्किल से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा दिनों में कभी एक बार गलती से हो जाता है कि वो टाइम पर क्लास में पहुंच जाए, तो उसको हम ना के बराबर ही मानेंगे। तो ही सेल्डम और नेवर रीचेज इन क्लास ऑन टाइम, यानी वो क्लास में नाम मात्र के बराबर कभी टाइम पर आता ही नहीं है। और यहां पर क्या है? ही सेल्डम इफ एवर। सेल्डम इफ एवर कहने का मतलब है कि हम उसके बारे में कहना चाहते हैं कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आता है, और अगर वो कभी टाइम पर आता है तो वो बहुत दिनों में एक बार होता है, इतने जल्दी वो होने वाला नहीं है। तो आपके जो दोनों सेंटेंसेस हैं दोनों के मीनिंग सेम है और दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये आपके जो एडवर्ब है सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर दोनों सिनोनिमस है और इसीलिए हमने यहाँ पे और का यूज किया है। लेकिन सेल्डम एंड एवर दोनों क्या है? एंटोनिम्स है एक दूसरे के, और दोनों जब एंटोनिम है इसीलिए हमने यहाँ पे इफ का यूज किया है कि यदि। तो अगर वो कभी क्लास में प्रेजेंट रहता है तो वो जो दिन होगा वो बहुत दिनों में कभी एक बार आएगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्डम और नेवर, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिनोनिमस हैं, या तो वो बहुत दिनों पर आता है एक बार क्लास में टाइम पर, न तो उसको आप नहीं के बराबर मान सकते हैं। और अगर कभी आता भी है तो वो दिन कब आता है? बहुत दिनों में एक बार आता है, इसीलिए सेल्डम इफ एवर रीचेज इन क्लास ऑन टाइम। ये था आपका। इन एडवर्ब को हमेशा आपको प्लेस करना होता है। देखिए ये क्या है? ये सब है आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और पिछले लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी हम यूज करते हैं देन दे आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द वर्ब, जस्ट इमीडिएटली बिफोर द वर्ब दे इंटेंड टू मॉडिफाई, दे इंटेंड टू मॉडिफाई। यानी जिस भी वर्ब को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिस भी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसके जस्ट पहले प्लेस किए जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम नेवर। उसी तरह आपके ये जो दो अलग अलग और है यहाँ पे, लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल और नथिंग। देखिए आपने लिटिल और नथिंग जब एडजेक्टिव का हम पढ़ रहे थे तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इसके बारे में इसका हमने यूजेस क्या क्या होते थे वो हमने देखा था। तो लिटिल है और फ्यू है, इसका जो यूज होता है ये आपका निगेटिव सेंस में यूज होता है कि मतलब ये जो लिटिल है,
लिटिल का मतलब कम है, लेकिन कितना कम, नाम मात्र के बराबर। और इसलिए हम यहाँ पे ये दोनों सिनोनिमस है, इसलिए हमने बीच में किसका यूज किया है, और का यूज किया है, लिटिल और नथिंग। लिटिल इफ एनीथिंग, कि अगर कुछ है तो वो कितना, लिटिल मात्रा में, नाम मात्र के बराबर है। जैसे इसको फॉर एग्जांपल अब देखिए, द अमाउंट ऑफ ऐसे आप शुरू ही ऐसे कीजिए, लिटिल और नथिंग was found in the room। या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से रखिए कि he find little or nothing in the room। या फिर the milk in the glass, the milk in the glass is little or nothing, little or nothing। और अगर इसी का दूसरा वाला हमको यूज करना हो, लिटिल इफ एनीथिंग, तो हम इसका यूज करेंगे कि he has little if anything, little if anything left to eat, left to eat। देखिए हमने यहाँ पे लिटिल इफ एनीथिंग और लिटिल और नथिंग का यूज करके हमने जो सेंटेंसेस बनाए हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिटिल नेगेटिव वर्ड है, नाम मात्र के बराबर, और नथिंग का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो दोनों क्या है, आपस में सिनोनिमस हैं। तो फिर से आप देखिए, द मिल्क इन द ग्लास इज लिटिल और नथिंग। मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई एक गिलास दूध दे और वो इस एक गिलास दूध में एक या दो बूंद दूध, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसीलिए हम उसके साथ उसके लिए क्या करेंगे, लिटिल और नथिंग, कि भाई इतना देने से बढ़िया कि तुम उसको अपने ही पास रखो, हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे है कि लिटिल इफ एनीथिंग हैज़ टू ईट, ही हैज़ लिटिल इफ एनीथिंग हैज़ टू, ही हैज़ लिटिल इफ एनीथिंग लेफ्ट टू ईट। कहने का मतलब ये है कि उसके पास अगर कुछ खाने के लिए बचा है, अगर कुछ खाने के लिए बचा है तो वो अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है, लिटिल है, नाम मात्र के बराबर है। और इसलिए ये जो सेंटेंस है ये, और मतलब लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, ये जो दोनों प्रकार के आपके जो ये जो दोनों एडवर्ब है, ये क्या है, एक ही रूप में यूज किए जाते हैं। और लगाया क्यों, क्योंकि ये दोनों सिनोनिमस हैं। और लिटिल एनीथिंग क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिमस है, और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, इफ का यूज किया है। नेक्स्ट है यूज ऑफ इल्स। देखिए आपका इल्स इज, इफ इल्स इज preceded by any negative word, then it is followed by, it is always followed by but। जब भी हम एक सेंटेंस में इल्स का यूज करते हैं और इल्स के पहले एक नेगेटिव वर्ड है, एक ऐसा वर्ड जो नेगेटिव को, किसी भी नेगेटिव चीज को शो कर रहा है, इंपैक्ट दे रहा है नेगेटिव वाला, देन इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट। फॉर एग्जांपल आप देखिए, इट इज नथिंग इल्स but his carelessness that led him to this situation। या फिर एक दूसरा एग्जांपल आप देखें कि इट इज no one else but he
who would have completed the task, completed the task। दोनों ही सेंटेंसेस में देखिए हमने जिस प्रकार से इसका एल्स का इंट्रोडक्शन किया था कि इट शुड बी प्रीसीडेड बाय एनी नेगेटिव वर्ड। यहाँ पे एल्स के पहले नथिंग है, एल्स के पहले नो वन है, दोनों ही के दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। तो जब भी ये नेगेटिव वर्ड से प्रीसीड किए जाएं, इनके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए। इट इज नथिंग एल्स बट हिज केयरलेसनेस, कि और कुछ नहीं, ये उसकी नज़रअंदाजी है। केयरलेसनेस का मतलब किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, कि ये कुछ नहीं है, बस उसका वो जो चीज़ों पर ध्यान नहीं देता ये वही है, उसी के कारण वो क्या है, वो अभी इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आके फंस चुका है। तो इट इज़ नथिंग एल्स बट हिज केयरलेसनेस। उसी तरह इट इज़ नो वन एल्स बट ही वुड हैव कंप्लीटेड द टास्क। मान लीजिए कोई ऐसा टास्क है जो बहुत भारी है, बहुत कम लोगों से होने वाला है, तो आप क्या करें, इट इज़ नो वन एल्स। ये काम आप फिल्मों वगैरह में आप जनरली देखते होंगे कि हमेशा ऐसा होता है कि कोई एक सिचुएशन ऐसे आती है कि इसमें जब सारे लोग फंस जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उसमें एक रेफरेंस आता है कि हाँ मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये काम कर लेगा। मैं अगर कोई एक आदमी है जो इस काम को कर सकता है तो मैं एक आदमी को जानता हूँ वही ये काम करेगा। तो उसी सिचुएशन को डिपिक्ट करने के लिए ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसको यूज किया जाता है कि इट इज नो वन एल्स, कि ये काम और किसी से नहीं हो सकता है, बस एक आदमी से हो सकता है, ही उससे हु वुड हैव कंप्लीटेड द टास्क, जो इस काम को क्या कर देता, पूरा कर देता। तो यही इस चीज का रेफरेंस है कि एल्स के पहले जब भी अगर एक नेगेटिव वर्ड है तो इट शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाई बट। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रैदर एंड फेयरली। देखिए इन दोनों का मतलब होता है मॉडरेटली। मॉडरेटली मतलब क्या, कि मतलब ठीक है, बीच वाला, बराबर बराबर, कि अगर ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा। मतलब दो एंटोनिमस जो वर्ड होते हैं, दो एंटोनिम्स जो होते हैं, उनका जो बीच वाला रास्ता होता है मॉडरेटली, उसी को हम कहते हैं। देखिए लेकिन जब दोनों मॉडरेटली हैं, दोनों का मतलब मॉडरेट होता है कि मतलब बराबर होता है, तो रैदर कहाँ यूज किया, फेयरली कहाँ यूज किया, जब भी फेवरेबल कंडीशंस रहे, फेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस आपके फेवर में रहें तब आपको फेयरली का यूज करना है। और जब कंडीशंस आपके अनफेवरेबल हो, अनफेवरेबल कंडीशंस, देन उन केस में आप उसके सभी केसेस में आपको किसका यूज करना है, रैदर का यूज करना है। अब इसको बेटर एग्जांपल से देखिए, ही डिड फेयरली वेल in the examination, but his sister performed rather badly। क्या है इस सेंटेंस में, यहां पे देखिए परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम सबको पसंद है, सब कोई यही चाहता है कि मैं क्या करूं, एग्जाम में टॉप करूं, बहुत अच्छे अच्छे अंक लाऊं। तो ये क्या है, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। वेल परफॉर्मिंग वेल, डिड वेल जो क्या है वो हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन है तो वहां पे हमको क्या करना है, फेयरली का यूज करना है। मतलब उसने हाँ ठीक ठाक किया, अच्छा परफॉर्म किया है इस एग्जाम में, लेकिन मॉडरेटली है, लेकिन ये जो परफॉर्मिंग बैडली है ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। किसी को भी एग्जाम में कम नंबर लाना पसंद नहीं है। तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है, इसी के लिए हमको किसका यूज करना है, रेदर का यूज करना है। तो इसका क्या है कि मतलब उसने परीक्षा में ठीक ठाक किया, अच्छा किया, लेकिन उसकी जो बहन है उसने थोड़ा खराब परफॉर्म किया, उसको भी अच्छा करना चाहिए था। तो ऐसा जब भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे, एक फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो फेवरेबल कंडीशन हो उसके साथ फेयरली, अनफेवरेबल कंडीशन हो उसके साथ रेदर लगाना है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है। ना मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी की बात की, ना मैंने बहुत ज़्यादा बुरा की बात, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, बीच वाला जो होता है, बस यही है कि वो जो बीच वाला रास्ता है उसमें अगर फेवरेबल कंडीशन आपको लग रहा है तो फेयरली, और फेवरेबल नहीं है तो रेदर। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, श्याम राइडिंग स्किल्स आर फेयरली गुड
fairly good, but Ram drives rather badly. He performed rather poorly. तो इस तरह से मतलब ये मैंने ये वाला जो लास्ट वाला सेंटेंस लिखा वो इस लिखा कि आपको हमेशा ये ना लगे कि कंपैरिजन वाला जब हो रहा है तब हम एक जगह फेयरली लगा दे रहे हैं एक जगह बैडली लगा दे रहे हैं, नहीं मतलब रेदर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका अगर एक सिंपल सेंटेंस भी हो और उसमें आपको कंडीशन आपके अगेंस्ट में जा रही है तो वहां पे आपको रेदर का यूज कर देना है। अगर एक सिंपल सेंटेंस भी हो और उसमें कंडीशन आपके फेवर में जाए तो वहां पे आप फेयरली का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो श्याम राइडिंग स्किल्स आर फेयरली गुड। श्याम के जो ये स्किल्स हैं राइडिंग स्किल्स हैं वो ठीक ठाक हैं, बट राम्स ड्राइविंग स्किल्स आर राम ड्राइव्स रेदर बैडली, कि राम जो गाड़ी चलाता है वो ठीक ठाक नहीं है। सड़क पर गाड़ी ठीक ठाक नहीं चलाएंगे तो फिर जानते ही हैं एक्सीडेंट होना ही है। फेवरेबल कंडीशन है फेयरली, अनफेवरेबल के लिए रेदर, चाहे वो सेंटेंस आपका एंड से बट से किसी भी चीज से जुड़ा रहे या फिर वो एक सिंपल सेंटेंस रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ रेदर। इसके पहले हमने रेदर का यूज देख लिया। अब देखिए रेदर के कुछ स्पेशल यूजेज होते हैं। रेदर का यूज नंबर 1 आप देखिए क्या है, जब भी आपको प्रेफरेंस देना हो, प्रेफरेंस, जब भी आपको प्रेफरेंस डिनोट करना हो तब आप यूज करते हैं वुड रैदर, हैड रैदर, ठीक है ना, रैदर देन, रैदर देन। तो आपकी जब भी कोई प्रेफरेंस देना हो, जैसे आप किसी के घर गए हैं और उसने आपसे पूछा कि आप चाय लेना पसंद करेंगी कॉफी, आप बोल रहे हैं कि आई वुड रादर लाइक टू हैव कॉफी। जो चाय लवर होगा वो बोलेगा आई वुड रादर लाइक टू हैव टी। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपको चॉइस दी गई थी, 2 चॉइस 3 चॉइस, जितने भी अलग अलग प्रकार की चॉइस दी गई थी उसमें से आपने एक चीज को प्रेफर किया, वो है आपका कॉफी, और उसी को सेंटेंस में एक्सप्रेस करने के लिए आपने बोला कि आई वुड रादर लाइक टू हैव कॉफी। दूसरा सेंटेंस आप देखें, आई वुड रादर गो टू स्कूल देन सिटिंग हेयर ऑल द डे, सिटिंग हेयर ऑल द डे। देखिए ये स्कूल मैंने लिखा है SCHOOL। तो देखिए हमने यहाँ पे रेदर देन का भी यूज किया है। आई वुड रेदर गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाना पसंद करूंगा, देन सिटिंग हेयर ऑल द डे, मतलब मैं यहाँ पे दिन भर बैठे रहने से ज्यादा पसंद करूंगा कि मैं क्या करूं, मैं स्कूल जाऊं। तो यहाँ पर भी आप जब प्रेफरेंस दे रहे हैं तो प्रेफरेंस के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, रेदर का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमेशा रेदर के बाद देन लगे ही, जैसे पहले वाले में आपने देन का यूज नहीं किया फिर भी वो सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड वाले में आपको आपने दिया कि हाँ मतलब किससे अच्छा है स्कूल जाना, वो भी आप चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी अगर हम चाहे तो कर सकते हैं कि आई वुड रादर लाइक टू हैव कॉफी देन टी, कोई दिक्कत नहीं है। देन आप देन के बाद टी कीजिए चाहे ना कीजिए, क्योंकि वहां पे आपकी 2 चॉइसेस ही थी, टी और कॉफी। तो आप अगर बाद में आप टी को आप मेंशन नहीं भी करते हैं तो उसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर स्कूल नहीं जाते तो फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि हाँ वो घर पे बैठे हैं तो घर पे आप क्या क्या चाहिए, दिन भर घर पे बैठे रहेंगे कि टीवी देखेंगे, मोबाइल चलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वहां पर आपके पास बहुत सारी चॉइस है। तो आप बोलेंगे कि हाँ कि बैठने से ज़्यादा बढ़िया है कि मैं स्कूल जाऊँ। लेकिन अगर सिर्फ आपको 2 चॉइसेस दी गई हैं तो आई वुड रादर लाइक टू हैव कॉफ़ी भी अगर आप कहें तो समझ में आ रहा है कि अगर आप कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं तो आप क्या लेना पसंद नहीं करेंगे, चाय लेना पसंद नहीं करेंगे। रादर का जो दूसरा यूज होता है वो होता है कि करेक्टिंग द सेंटेंस that we just spoke। अभी किसी कहे गए सेंटेंस को अगर आपको करेक्ट करना है तो उसके लिए भी हम रेदर का यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इज द, या फिर ये कहिए कि द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज नॉट राउंड बट rather elliptical, but rather elliptical। ठीक है, राउंड है। द पोल इज नॉट अपराइट, नॉट अपराइट बट रादर टिल्टेड, बट रादर टिल्टेड। तो यहां पे देखिए क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज नॉट राउंड। जैसे मान लीजिए अगर कन्वर्सेशन में, हीट ऑफ द कन्वर्सेशन चल रहा है, उसमें आपने एक बार सेंटेंस में गलती से बोल दिया कि जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो राउंड है, गोल है। आप लोग तो तेज हैं, आप लोग को पता है कि अर्थ का ऑर्बिट राउंड नहीं है। तो फिर उसी चीज़ को अगर हमको करेक्ट करना है तो करेक्ट करेंगे हम किसका यूज़ करके, हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं, और उस एडवर्ब का नाम है रैदर। द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज नॉट राउंड बट रैदर एलिप्टिकल। कि मतलब हाँ, कि मतलब कहने का मतलब ये है, इसका अर्थ ये होगा कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो राउंड नहीं है, वो गोल नहीं है, लेकिन वो क्या है, एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल के शेप में है। उसी तरह जो ये पोल है ये सीधा नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अगर आप अपने ही सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं देन इन दैट केस आपको भी किस चीज़ का, रेदर का यूज करना पड़ता है। चलिए, यूज ऑफ एज देखते हैं कि एज जो हमारा एडवर्ब है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एक तो आपने देखा होगा एज वेल एज में हम जो यूज़ करते हैं, एज वेल एज, तो वो हमने प्रोनाउन वाले में देखा था कि जब भी एज वेल एज आ जाए या फिर एज गुड एज आ जाए, एज ब्यूटीफुल एज आ जाए, तो आपको हमेशा किसकी तरह करना होता है, जो V1 होता है उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने देखा था, हाँ याद है। तो इसमें जब भी एज वेल एज गुड एज ब्यूटीफुल एज और दो एज के बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना होता था, उस केस में हमेशा आपको जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता था। तो वहाँ पे हमने ये देखा था। यहाँ पे हम इसको एज एन एडवर्ब यूज कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग वर्ब के साथ। जैसे देखिए ये जो एज है ये हमेशा यूज किया जाता है रिगार्ड के साथ, डिस्क्राइब, व्यू, डिफाइन, ट्रीट, नो, इनके साथ यूज किया जाता है। नेवर यूज्ड विथ नेम, चूज, अपॉइंट, इलेक्ट। तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी हैं और वो देश के मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चुने गए, तो इसको मैं अगर सेंटेंस में लिखना चाहूं, नरेंद्र मोदी was elected प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब देखिए आपको इलेक्टेड एज नहीं करना है, इलेक्टेड के साथ एज का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसी पोजीशन के लिए आपने इलेक्शन लड़ा है, और जब उसी पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ा है और आप इलेक्शन जीत गए हैं तो अब अल्टीमेटली क्या है, उस पोजीशन के हकदार हो गए हैं। तो यहाँ पे एज लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसी तरह अपॉइंट रहे, ही वॉज अपॉइंटेड या ही इज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। तो ये सारे जो वर्ड है आपके, कॉल है, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, चूज, इन सब के साथ आपको एज का यूज नहीं करना है। एज का यूज जैसे ही आप करेंगे आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो पहले वाले हैं कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज regarded as द आयरन मैन ऑफ इंडिया। नहीं, सिर्फ आयरन मैन नहीं होगा, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के लौह पुरुष के नाम से हम किसे जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाते हैं। तो ये जो रिगार्डेड के आ गया इसके साथ हमें को क्या लगेगा, एज। क्योंकि देखिए यहां पर
प्राइम मिनिस्टर वाले में क्या था कि आप उस पद के लिए चुनाव लड़े, आप जीत गए तो आपको वो पद, आप उस पद के अधिकार हो गए। लेकिन क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल सही में आयरन मैन थे? उनका शरीर लोहा का बना हुआ था? नहीं। उनको सब कोई रिगार्डेड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया यूं करते हैं कि उनका जो जिगरा था वो उस प्रकार से था कि वो किसी से भी, अगर वो सही रहते थे, अगर वो भारत की भलाई की बात होती तो वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे। और उतना जो ब्रेवरी था उनके अंदर, उसी के लिए उनको किस नई चीज से डिनोट किया जाता है? रिगार्डेड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। बायोलॉजी इज defined as the study of living beings. It is regarded as the study of living beings, यानी जितने भी जीव जंतु हैं, जीवित जीव जंतु हैं, उन सभी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे डिफाइन के बाद फिर हमने एज क्यों लगाया? क्योंकि डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग रूप से डिफाइन कर सकते हैं, और इसीलिए हमने डिफाइन के बाद एज, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसके बाद एग्जैक्टली वो होता नहीं है, हमने उस चीज़ को एक नाम दे दिया है। जैसे हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक नाम दिया है, ही इज रिगार्डेड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उनका ना शरीर लोहा का बना हुआ है, उनके शरीर का कोई भी पार्ट पुर्जा लोहा का बना हुआ नहीं है। मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो इंसान थे, वो उनका नेचर वैसा था कि वो भारत के अच्छे के लिए वो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार थे। और ये वही थे जिनके कारण जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे वो आके भारत के साथ मिल गए, और इसीलिए ही वॉज रिगार्डेड, नॉट ही इज रिगार्डेड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये आपका यूज ऑफ एस था। रिगार्ड, डिस्क्राइब, view. The newspaper described the situation as horrible. The newspaper described the situation as horrible. यानी परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है, कि अखबार के अनुसार परिस्थिति हमारी बहुत बिगड़ चुकी है। तो ये सारे वर्ड्स रिगार्ड, डिस्क्राइब, व्यू, डिफाइन, ये 6 वर्ड है, आप याद कर लीजिए। इनके साथ आपका एज का यूज होता है। बाकी ये सारे जो, मतलब ऐसा बात नहीं है कि बाकी सबके साथ एज का यूज नहीं हो सकता। ये जो 6 वर्ड है जनरली इनके साथ हमेशा एज का यूज होता है, और ये जितने आपके भी नीचे वर्ड दिए गए इनके साथ एज का यूज कभी भी नहीं होता है, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट है आपके निगेटिव एडवर्ब्स, जैसे स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नेवर, नथिंग, सेल्डम, नीदर। अब क्या है आपके इन अ सेंटेंस टू negatives cannot be used together. एक सेंटेंस में आप 2 नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। दिस विल मेक योर सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कहना मैं क्या चाहता हूं उसको आप एक थ्रू एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। नो वन, seldom visits this place. सेल्डम क्या है? कभी नहीं। और नो वन क्या है? जो भी है, कोई नहीं। तो जब कोई नहीं इस विजिट को, अगर हम इस सेंटेंस को सिंपली ऐसे रखते कि नो वन विजिट्स दिस प्लेस, या फिर सेल्डम एनीवन विजिट्स दिस प्लेस, तो हमारा जो सेंटेंस हम कहना जो चाहते हैं वो क्या हो जाता है? सिनोनिमस हो जाता है। तो वहां पे आपका सही हो जाता है। जैसे मैं ये जो सेंटेंस है ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 2 नेगेटिव वर्ड, नोवर और सेल्डम, आपने दोनों एक साथ यूज कर दिया है। अब इसको ऐसे करते कि सेल्डम एनीवन विजिट्स दिस प्लेस। ये सेल्डम पहले नहीं होगा, एनीवन के बाद होगा। एनीवन सेल्डम विजिट्स दिस प्लेस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है। कहने का मतलब है कि बहुत कम ही लोग, एकदम नाम मात्र के बराबर लोग आते हैं। हो सकता है 1 महीना में कभी 1 या 2 आदमी इस प्लेस को घूमने आ गया। या फिर आप सीधे कहिए कि नो वन विजिट्स
दिस प्लेस। दोनों का मतलब, दोनों के जो सेंटेंस है दोनों ही का मीनिंग क्या है, सेम है, और ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है आपके, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। तो ऐसा आपको जब भी मिले कि दो एडवर्ब एक जगह पे यूज हो चुके हैं, तो आप एडवर्ब का फॉर्म तो एडवर्ब का फॉर्म तो चेंज आप नहीं कर सकते, उसके साथ आपने जो दूसरा वर्ड लगाया है अगर उसका आप एंटोनिम बना सकते हैं, अवश्य बने। जैसे यहाँ पे नो वन था, नो वन को मैंने बदल के कर दिया एनी वन। एनी वन मतलब सब कोई, यानी बहुत कम लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं, या फिर नो वन है तो यहाँ पे कोई भी विजिट करने नहीं आता है। उसी तरह आप इसको ऐसे देखें कि नथिंग इज नेवर केप्ट ऑन द टेबल। यहाँ पे जज करना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। नथिंग इज नेवर केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ नहीं कभी नहीं रखा जाता है, ऐसा पॉसिबल है? आप इसको ऐसे कहिए कि टेबल पर हम कभी भी कुछ रखते ही नहीं है, ये हो सकता है। या फिर आप सीधे ये कहिए कि नथिंग इज केप्ट ऑन द टेबल, कि मतलब टेबल पर कुछ नहीं रखा जाता है, कुछ नहीं रखा जाता है, या फिर हम टेबल पर कुछ नहीं रखते हैं, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन टेबल पर कुछ नहीं कभी नहीं रखते हैं, यहाँ पर क्या है, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड आ गए हैं। दो नेगेटिव आपके एक साथ यूज नहीं किया जाता है, आप या तो आप और करके यूज कीजिए, सो फार सो गुड, या फिर आप किसी एक नेगेटिव को रखिए और दूसरा जो वर्ड है उसको कोशिश करने की वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो हम इसको करेंगे, एनीथिंग इज नेवर केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, या फिर आप कहें स्कार्सली एनीथिंग, स्कार्सली एनीथिंग स्कार्सली इज केप्ट ऑन द टेबल। हम लोग टेबल पर कभी भी कुछ रखते ही नहीं है। तो ये जो दोनों सेंटेंस है ये आपके करेक्ट है, और जो सबसे पहला वाला हमने सेंटेंस लिखा है टू नेगेटिव्स के साथ, वो आपका सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो एक एंड पर आता है। आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, वेरी गुड, आप अपनी तैयारी को लेकर बहुत सीरियस हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। आप अगर चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर कीप गेटिंग सच वैल्यूएबल कंटेंट। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो जो हमारा है आपके टाइम के लिए वर्थ वॉचिंग था, आपके टाइम, आपका ये जो टाइम है वो यूजफुल रहा, देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है ना, एंड डू लाइक दिस वीडियो टू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।